विभिन्न संस्थाओं जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राणे पावर स्टर्लिंग लिमिटेड, विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल्स, महाविद्यालय सहित विभिन्न संगठनों की सूची में सकारात्मक मनोविज्ञान, ध्यान के माध्यम से कार्यकुशलता प्राप्त करना जैसे विषयों पर लगभग 50 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। विशेष रूप से आपको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जीन मॉड्यूलेशंस, मेट्रोस्टेटिक कैंसर के सहज उपचार नामक उभरती हुई आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान धाराओं के अध्ययन में गहरी दिलचस्पी है। वर्ष 2021 में कोविड लॉकडाउन के दौरान आपने डिप्रेशन, फोबिया, स्ट्रेस इत्यादि के लिए आध्यात्मिक समाधान और प्रबंधन जैसे विषयों पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से 13 ऑनलाइन सत्र किए। तो स्वागत करते हैं हम सीए श्रीनिवासन भाई जी का। आज भाई जी हमें जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में जो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, नियम हैं, उनके बारे में हमें भाई जी जानकारी देंगे। स्वागत है भाई जी आपका। हमें एक बैच प्राप्त हुआ है, बीके नीलू बहन, आप हमारे पास से ये कलेक्ट कर सकते हैं। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अकाउंट्स एजुकेशन रिट्रीट 2023 की दूसरे दिन की पहली सत्र में आप सबका स्वागत है। मैं सर्वप्रथम हम सबके प्राण प्यारे माता पिता अव्यक्त बाप दादा को अपनी दिल की गहराई से अपनी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ही हमें इस 30-31 साल की यात्रा में हर प्रकार की पालना दी। मैं पूर्ण रूप से ये मानता हूँ कि मेरा जो लौकिक शिक्षा थी उसका भी टीचर शिव बाबा ही है, और अलौकिक और पारलौकिक शिक्षा का भी हम सबके जैसे वो परम शिक्षक है। शिव बाबा सुप्रीम जस्टिस भी है, तो सुप्रीम कानून जो होती है उसको वो बहुत सरल रीति से हम सब इनोसेंट बच्चों को, अर्थात जिनको दुनियावी ज्ञान के बारे में इतना मालूम नहीं है, उनको भी बहुत सरल तरीके से समझा करके हम सबको इतना बड़ा किया है। इसलिए पहले मैं अव्यक्त बाप दादा को अपनी दिल की गहराई से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ में इस महायज्ञ के जो भी आदि रत्न हुए हैं, हमारी वरिष्ठ दादियाँ, हमारी वरिष्ठ भाइयों, खास करके हमारे स्वर्गीय रमेश शाह भाई जी है, ब्रिजमोहन भाई जी है, निर्वैर भाई जी है, जगदीश भाई जी है, और जो भी वरिष्ठ भाई हैं, उन सब के लिए भी अपने दिल से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ में पिछले 10 सालों से मधुबन महायज्ञ की जो भी थोड़ी सी अकाउंट्स की कुछ सेवाओं में मुझे भाग लेने का भाग्य मिला था, उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था।
लोग समझते हैं कि मैं दूसरों को सिखाता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है मैं आपसे सीखता हूँ। जब भी कोई सेशन करने हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो ब्रांच होती है वहाँ कुछ प्रोफेशनल सेशंस करने जाते हैं, तो हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर कोई दे नहीं पाएंगे, तो मैं उनको बता देता था कभी कभी ऐसा भी कि मुझे भी ये प्रश्न का उत्तर अभी तक मालूम नहीं है, अगर आपको पता चले तो ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मोबाइल नंबर है, आप मुझे उसका उत्तर दे देना। A professional is one who accepts that he will learn too from his clients. सही डॉक्टर वही होता है जो मरीजों से भी सीखना जानता है। ऐसा सदा संभव नहीं है कि डॉक्टर ही सब कुछ बता पाएगा। पेशेंट इज इग्नोरेंट, ओनली डॉक्टर इज नॉलेजफुल, ऐसा नहीं है। A chartered accountant is full of knowledge, only his clients are without knowledge, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लाइंट से भी सीखने को मिलता है। तो इस 10 साल की अवधि में यज्ञ के मधुबन के जो भी वरिष्ठ भाइयों हैं, हमारा अपना गोलक भाई जी है, गोकुल भाई जी है, बीना बहन जी है, ललित भाई जी है, कृष्णा भाई जी है, और हमारे जो प्रिय ऑडिटर्स मानसी बहन जी है, निखिल भाई जी है, अभी भाषा बहन जी है, और रमेश त्रिमूर्ति भाई जी है, और जो भी, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, फिर भी उन सबसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। तो इस सत्र के शुरुआत से पहले मैं एक डिस्क्लेमर रखना चाहता हूँ कि वो डिस्क्लेमर ये है कि हो सकता है कि मेरी हिंदी भाषा में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है कहीं पुल्लिंग की उपयोग की जगह स्त्रीलिंग की उपयोग किया हूँ, या कहीं भाषा में कुछ शब्दों को पकड़ न पाने के कारण उसका अंग्रेजी इक्विवेलेंट, उसका जो अंग्रेजी सिनोनिमस जो है उसको मैं यूज़ कर सकूं। तो इस बात के लिए मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर कहीं भी मुझे कुछ शब्द पकड़ में नहीं आती है हिंदी में, तो आप लोग ज़रूर मुझे मदद करेंगे। उसका जब मैं इंग्लिश का शब्द मैं सुनाऊंगा तो आप उसका हिंदी का इक्विवेलेंट जो है आप हमको बता करके मदद करेंगे। तो ये मेरी पहली डिस्क्लेमर है और आशा है, और इस बात के लिए एक रख सकते हैं कि क्योंकि मैं ऐसी शहर से आया हूँ जहाँ ये मातृभाषा हिंदी नहीं है, और हिंदी बोलना भी पढ़ना भी पिछले 4-8 दशकों से उसके लिए आंदोलन वहाँ चल रही है, हिंदी ना पढ़ो करके। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको 4 बातों बताना चाहता हूँ। एक है, ये जो कानूनी परिवर्तन अब हमको देखने में आ रहा है। कल भी मैं अहमदाबाद से गाड़ी में आ रहा था, तो ललित भाई जी जो सेशन शुरू कर रहे थे 4 बजे वाले, 4:15 बजे वाले सेशन, वो मैंने लगभग 7 बजे तक मैं जो भी हुआ था वो यूट्यूब में देख करके ईयरफोन लगा करके सुन करके ही आ रहा था। तो जो भी कानूनी परिवर्तन जिसका इम्पैक्ट हमारी इंस्टीट्यूशन पर बहुत सारी तरह से पड़ रही है, उसके बारे में सुन करके आ रहे थे। तो इसके दौरान मैं आपके सामने 4 बातों को रखना चाहता हूँ। पहला बात यह है कि आप ये सख्त कानूनी परिवर्तन को देखकर घबराना नहीं है। इसमें घबराने की कोई भी चीज नहीं है, इसमें डरने की कोई भी चीज नहीं है। दूसरी बात है, ये जो नए नए सिस्टम्स आपको बताए जा रहे हैं, कल रात भी कृष्णा भाई जी कर रहे थे कि 85% यूटिलाइजेशन सफल करना माना क्या है, और आगे भी आपको बताए जाएंगे कार्पस माना क्या है, कार्पस एफडी क्या है, और CSR के बारे में बहुत सारी बातों एजेंडा में है आपको। तो पहली बात डरना नहीं है। दूसरी बात, इसमें से कुछ कंफ्यूज होने की भी बात नहीं है।
आपको जरा भी इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पॉइंट का कारण भी बताऊंगा आपको। तीसरी बात, इससे दिल शिकस्त होने की भी कोई मार्जिन नहीं है, इसमें दिल शिकस्त भी नहीं होना है। और चौथी बात है, ये जो भी कानूनी परिवर्तन आया है, जो भी करने को बताया गया है, वो सबके सब ईसी है, सबके सब ईसी है। तो ये चार बातें आप सबके समक्ष में पहले से रखना चाहता हूं। तो क्यों नहीं डरना चाहिए? अभी आते हैं लॉजिक पर। क्यों नहीं डरना चाहिए? ये तो इतनी बड़ी सख्त परिवर्तन है, जो हम कर पाएंगे या नहीं, ऐसे हमको मन में संकल्प आ रही है, तो क्यों नहीं डरना चाहिए? कि देखिए, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं जिनको आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिनको आप कुछ भी नहीं कर सकते। कौन से प्रकार के लोग हैं वो? आप बता सकते हैं? बता सकते? क्योंकि मैं इसको लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूं। अगर मैं इसको लेक्चर बना दूं तो आपको में से कईयों को नींद भी आ जाएगी, क्योंकि कानून इस प्रकार की विषय है। आप कानून की पढ़ाई चलाने वाले कॉलेज में जा करके देखेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे, कोई भी नहीं आएंगे, प्रॉक्सी दे करके चले जाएंगे। कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन आप सबका तो व्यावसायिक कानून का प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी आप इतने रुचि से और इतने मात्रा से यहाँ भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है, तो मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर न रहे और ये इंटरेक्टिव रहे, ताकि हमको नींद भी ना आए और हम जो समझना है, जो सब्जेक्ट जो समझना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन से दो प्रकार के लोग हैं जिनको दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है? मानसिक असंतुलन, अर्थात जिनको मैड कहते हैं हम, उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक एक करके, हाँ बोलिए। जो एक्यूरेट चलते हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैटेगराइज कीजिए, क्लासिफाई कीजिए। मैं चाहता हूं कि दो प्रकार के, उस प्रकार में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, दो प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनको आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी, जो रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, सॉरी, रिजिड होते हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ही बता देता हूं। तो आप सबने भी उत्तर दिया, काफी अच्छे उत्तर है, आपने भाग लिया। इसके लिए आप सबके लिए मैं ताली भी चाहता हूं। जिन्होंने भी भाग लिया, आप ताली बजा लीजिए उनके लिए। कि एक व्यक्ति है, एक प्रकार के व्यक्ति है जिनके पास मैन पावर है, जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास माइंड पावर है यानी इंटेलेक्चुअल पावर है, और जिनके पास मसल पावर है, और जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। ये पांचों ही पावर जिनके पास है, उस व्यक्ति को आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक है या नहीं? ठीक है। जिनके पास मैन पावर है, जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास माइंड पावर है, जिनके पास मसल पावर है, और जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपने प्रैक्टिस के दौरान कई ऐसे केसेस देखे हैं। हम जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स हुआ करती थी, तो सर्विस टैक्स की ऑडिट भी चलती थी। तो उसके समय हम अपने क्लाइंट्स के कुछ केसेस लेकर के ऑफिसर के सामने बैठे थे। उस समय जो बड़े कंपनी, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक दूसरा ऑडिटर भी आकर के बैठा था उसी ऑफिसर के सामने, उसका कुछ केस चल रहा था। तो ऑफिसर ने पकड़ लिया लगभग 63 प्लस, इधर CRL आप मान लीजिए अपने मन के हिसाब से, उतना का डिमांड निकल रहा था। तो उस ऑडिटर ने कहा कि 2 दिन के लिए मुझे अजर्मेंट चाहिए। तो उनको मिल गया 2 दिन। उस 2 दिन में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ला करके दिया, अर्थात जिसके ऊपर टैक्स लगना था वो उस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के कारण छूट मिल गया उसको। कानून का तो वायलेशन ही था, लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होती है कि आज के दिन पर कानून निकलता है, लेकिन उसका इफेक्ट पिछले 1 साल पहले, 5 साल पहले से उसका लागू कर देते हैं। अर्थात कानून आज लिखा जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट आता है
आज से 5 साल पहले से ही उसका इफेक्ट है। मतलब आज से 5 साल से ये छूट है, ये एग्जम्प्टेड है। मतलब जो कानूनी वायलेशन हुआ है उसके लिए जो टैक्स भरना है वो भी माफ हो गई कानूनी तरीके से। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जिनके पास मैन पावर है, जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास माइंड पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, जिनके पास मसल पावर है और जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति है, ये अव्यक्त बाप दादा का कहना हुआ भी है, इसमें उनका महावाक्य भी है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति है जिनके पास कोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास सब शक्तियां हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास कोने के लिए कुछ भी नहीं है उनको भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितने भी कानूनी परिवर्तन हो। तो आप पूछेंगे अभी हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम किस कैटेगरी में आते हैं? हाँ, किस कैटेगरी में आते हैं? दूसरे में आते हैं या पहले में आते हैं या दोनों में आते हैं? जो समझते हैं दोनों में आते हैं वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, थैंक यू। तो मैं भी समझता हूं हम दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। कैसे? हमारा मैन पावर कैसा है? ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कैसे मानते हैं कि सारी दुनिया की सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, उस नाते से हम सब भाई भाई हैं। तो दुनिया के सभी आत्माएं, जो भी कानून लिखने वाले, कानून को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले, कानून के ऊपर कार्यवाही करने वाले और अपील चलाने वाले, कोर्ट चलाने वाले, जो भी ऊपर के हायर लीगल फोरम्स है, उन सब में बैठने वाले जो भी व्यक्ति है, जो भी आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। इसलिए हमारा मैन पावर उतना बड़ा है। और आइए हमारी मनी पावर, आप सबको मालूम है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धन क्या होती है? ज्ञान धन। ज्ञान धन जिनके पास है उनके पास स्थूल धन दासी बन करके आगे पीछे घूमेगा। ये अव्यक्त महावाक्य है, साकार में भी ये आया हुआ है। धन आपका दासी बन जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन जो है उसको कोई लूट भी नहीं सकता है। अगर आपसे लूटना चाहे तो भी आपका धन बढ़ जाएगा, ऐसा है ना? आप सब ने हमको क्लास लिए हैं, आप सब ने ही हमको ये बातें बताए हैं, तो आपका कहा हुआ बात मैं सिर्फ आपको दोहरा रहा हूं, बाकी मेरे में इतने अकल नहीं है नए से आपको कुछ सिखाओ। तो ज्ञान धन हम सब में है। और तीसरी होती है माइंड पावर, यानी इंटेलेक्चुअल पावर। योगी जो होते हैं उनकी इंटेलेक्ट शार्प रहती है और हल्का भी रहती है। लंबे समय के पहले एक स्लोगन निकला था साकार मुरली में, शायद साकार मुरली में या व्यक्त मुरली में, याद नहीं है मेरे अभी। तो स्लोगन इस प्रकार था कि बुद्धि की हल्कापन और महीनता सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। दुनिया में आप जाकर के देखेंगे जिनकी बुद्धि ज्यादा तेज है वो हल्का नहीं रहते, वो भारी रहते, उनको नींद नहीं आती। ठीक है, बात सही है ना? बताइए ना, सही है। जिनकी बुद्धि शार्प रहती है वो हल्का नहीं रहते, और जो हल्का रहते उनकी बुद्धि शार्प नहीं रहती। तो दोनों की समन्वयता हो, दोनों की समानता हो, दोनों का बैलेंस हो, तो उस प्रकार की बुद्धि आप योगी आत्माओं का है, आप महान आत्माओं का, आप योगी आत्माओं का बुद्धि उस प्रकार का है। तो इसलिए आपके मन की शक्ति भी है। और मसल पावर, हम तो जिम जाते नहीं, आप में से कहीं नहीं जाते होंगे, मैं समझता हूं, जिम जाते नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं करते। कहां है हमारी मसल पावर? मसल ये फिजिकल मसल नहीं है, पवित्रता की जो धारणा है आप महान आत्माओं की, हम महान आत्माओं की, वो धारणा एक मसल पावर है। जो दिव्य गुणों की धारणा है वो मसल पावर है। तो ये 4 बातें हो गई। और पॉलिटिकल पावर, वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो स्वराज्य अच्छी रीति से करते हैं वही विश्व राज्य का अधिकारी भी बन सकते हैं। तो आप सब स्वराज्य अधिकारी भी हैं। तो आपके पास ये 5 ही शक्तियां हैं, मैन पावर है, मनी पावर है, माइंड पावर है, मसल पावर है और राज्य की सत्ता भी है। तो जब ये सारी शक्तियां एक ओर आपके पास है और दूसरी ओर आप जो भी संभाल रहे हैं, सेंटर, यज्ञ या जो भी घर, मकान, धन, वस्तुएं, चीज, कार,
जो एफडीज जो भी संभाल रहे हैं, इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। किसका है? बाबा का है। तो हमारे पास खोने के लिए कोई चीज है कोई चीज? मोबाइल अगर चोरी हो जाती है तो क्या करे, अभी नया मोबाइल कहां से खरीदे, ऐसे आता है मन में। तो ये दोनों प्रकार से वी आर प्रोटेक्टेड। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी जो कानूनी परिवर्तन निकला है उसको देख करके डरने की कोई भी बात नहीं है, उसको देख करके कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, और उससे दिल शिकस्त होने की भी कोई बात नहीं है। और ये ईजी भी है। कैसे ईजी है वे हम इस सत्र के अंत में समझ लेंगे। तो इसको कैसे चलाना है ये बता सकते हैं? साइड ठीक है। तो कानून की जो पढ़ाई हम करते हैं, हर स्कूल ऑफ लॉ में कुछ पैराडॉक्स सिखाई जाती है। इसलिए सिखाई जाती है कि तर्क संगत रूप से किसी भी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं निकल सकते हैं, उसको समझाने के लिए। पैराडॉक्स क्या होती है? पैराडॉक्स को विरोधाभास कहते हैं हिंदी में। मैंने गूगल करके ही ये शब्द पकड़ा, नहीं तो मुझे सामने से बता देता हूं इस हिंदी भावार्थ क्या निकलता है मुझे न मालूम नहीं। न्यायालय का विरोधाभास मतलब दो चीजों भी ठीक सा लग रहा होगा, लेकिन उसमें से एक मॉरली राइट है, दूसरा मॉरली रॉन्ग है। तो ये एटिक नाइट्स नाम से एक पुस्तक निकला था जिसका ऑथर एलिस जिलियस था। उन्होंने ये पैराडॉक्स को उस पुस्तक में लिखा है। तो पैराडॉक्स का नाम और भी देते हैं कि प्रोटागोरस पैराडॉक्स और यूथलेस पैराडॉक्स। हम सामने से ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोटागोरस एक ऐसा व्यक्ति था जो लॉ टीच करता था, लॉ स्कूल का प्रोफेसर था, लॉ टीच कर रहा था। ये ग्रीस की कहानी है, आज से 300 वर्ष पहले पुरानी कहानी है। प्रोटागोरस एक लॉ टीचर था, वो कानून सिखाने वाला टीचर था। उसके पास एक स्टूडेंट, एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, मतलब जो अकल से ठीक सा लग रहा था, वो पढ़ाई पूरी करके निकलेगा ऐसा उसका स्पिरिट है, ऐसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट जाकर के मिला जिसका नाम यूथलेस था। तो यूथलेस ने प्रोटागोरस को बोला कि साहब आप मुझे कानून सिखाइए, कानून पढ़ाइए, मेरे पास आपको अभी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जब मैं कानून सीख करके कोर्ट में जा करके मैं अपना पहला वकालत लड़ूंगा, तो उसमें से जो पहला वकालत में मैं जीत जाऊंगा ना, तब मैं आपका ये 3 साल की जो कोर्स फी है, जो कानून सीखने की जो कोर्स फी है, वो आपको मैं भर दूंगा। तो प्रोटागोरस ने थोड़े समय के लिए सोचा और फिर हाँ कह दिया, और 3 साल का उनका वो कोर्स चालू रहा। 3 साल खत्म हुए और यूथलेस ने लॉ का क्वालिफिकेशन ले लिया। फिर यूथलेस ने सोचा कि नहीं भाई, अभी हम न्यायालय में जाकर के लड़ना नहीं है, हम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लेंगे, हम पॉलिटिक्स करेंगे। तो ऐसे सोच करके यूथलेस ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। तो ये बात प्रोटागोरस को मालूम पड़ा। प्रोटागोरस ने सोचा ये तो चीटिंग है। इन्होंने क्या कहा, आप मुफ्त में मुझे पढ़ाइए, 3 साल के बाद मैं वकील बन करके मैं पहला केस जब लड़ता हूं तब आपके फीस में भर देता हूं, लेकिन अभी वो वकालत किए बिना जा करके पॉलिटिक्स कर रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे सोच करके वहां की राजा की दरबार में उन्होंने केस लगा दी। तो केस की सुनवाई हुई तो दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष से लड़ रहे थे। प्रोटागोरस भी एक वकील थे, तो खुद के लिए वो अपीयर हो रहे थे, और यूथलेस भी वकील बन चुका था, इसलिए वो खुद के लिए दूसरे वकील को क्यों ढूंढेगा, वो खुद ही एक वकील है, तो खुद ही अपने पक्ष में वो खड़ा हुआ। तो जज साहब ने पूछा कि क्या बात है, तो प्रोटागोरस ने बताया कि हमारे बीच में ऐसा एग्रीमेंट था कि 3 साल तक वो मुफ्त में मेरे से पढ़ लेगा, और पहला मुकदमा जब लड़ेगा उसमें उसके बाद उसमें विन होने के बाद मुझे वो पैसा देगा, फीस देगा। तो अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, इसलिए मैं केस कर रहा हूं। तो जज ने यूथलेस से पूछा कि क्या ये बात सही है, तो यूथलेस ने कहा हाँ ये बात सही है, सच तो है। तो फिर प्रोटागोरस ने कहा जज साहब से, जज साहब अगर ये केस में जीत जाऊंगा तो भी
अगर ये केस में जीत जाऊंगा तो भी मुझे मेरे फीस मिल जाएंगे, अगर ये केस में हार जाऊंगा तो भी मुझे मेरे फीस मिल जाएंगे। जज ने पूछा कैसा? प्रोटागोरस ने बताया, अगर ये केस में जीत जाता हूं तो आप ही आर्डर में लिख देंगे। कोर्ट का जो आर्डर निकलता है ना, वो आर्डर में लिखते हैं कि इतलस प्रोटागोरस को आपको इतना पैसा देना है। आपकी आर्डर के मुताबिक इतलस को मेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे, लौटाना नहीं, फीस भरना पड़ेगा। अगर मैं हार जाता हूं, प्रोटागोरस बता रहा है, अगर मैं हार जाता हूं तो हमारे जो एग्रीमेंट थी, कोर्स पूरा होने के बाद पहले मुकदमा में अगर मैं विन हो जाता हूं तो मैं आपका फीस भर देता हूं। तो ये उस इतलस का पहला मुकदमा है, चाहे वो खुद के लिए लड़ रहा है फिर भी उनके लिए ये पहला मुकदमा है। अगर पहले मुकदमा में वो जीत जाता है तो उसके मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक फीस को देना पड़ेगा। तो प्रोटागोरस ने ये बताया, अगर जीत जाऊंगा तो भी मेरे पैसे मिलेंगे, अगर हार जाऊंगा तो भी मुझे मेरे पैसे मिलेंगे। इस संदर्भ में मुझे एक और कहानी याद आ रही है, मैं बाद में बता दूंगा उसको। तो जज साहब ने इतलस के सामने मुड़ करके पूछा कि भाई क्या कहते हो, प्रोटागोरस ये ऐसा कहता है, आपका क्या मान्यता है, आप क्या अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं? तो इतलस ने कहा, जज साहब इस केस में अगर मैं जीत जाऊंगा तो भी मुझे मेरे पैसे देने नहीं है, उनके लिए पैसे देना नहीं है, अगर हार जाऊंगा तो भी मुझे पैसा देना नहीं है। जज ने पूछा कैसे? तो इतलस ने कहा कि अगर इस केस में मैं जीत जाता हूं, आप आर्डर लिख देंगे कि इनके लिए पैसा आप देने की जरूरत नहीं, आर्डर लिख देंगे ना अगर जीत जाते हैं। अगर हार जाऊंगा तो ये मेरा पहला केस है, हमारी एग्रीमेंट थी पहले केस में जब मैं जीत जाता हूं तभी मुझे प्रोटागोरस को पैसा देना है, लेकिन पहले केस में मैं तो हार गया तो पैसे देने की बात ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो कानून हर प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व नहीं कर सकती है, राइटियस बात को एस्टैब्लिश नहीं कर सकती है। उसके लिए बहुत सारे पैराडॉक्सेस ऐसे हैं, उसमें से ये पहला पैराडॉक्स है जो काफी लॉ स्कूलों में पहले सत्र में पढ़ाई जाती है। तो द क्वेश्चन इज हु इज राइट, कौन सही है? आप बताएंगे कौन सही है या दोनों सही है? दोनों सही है जो बोलते हैं वो लॉजिकली स्ट्रांग है बट नॉट मॉरली राइट। तो व्हाट इज द मॉरल? अगर किसी से आपने वचन दिया है कि आप मुझे सिखाओ फिर फीस बाद में देंगे तो वो देना ही है, तो मॉरली इट इज रॉन्ग। दिस इज हाउ द एंटायर ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्क्स नाउ। इफ यू स्टडी इंडियन एविडेंस एक्ट, अब इंडियन एविडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, साक्षी। हाँ, तो एविडेंस एक्ट को आप पढ़ेंगे तो कैसे ऐसे बहुत सारे चीजें आपको मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि कानून ठीक नहीं है। हाँ, तो इस प्रस्तावना के साथ हम चाह रहे हैं कि व्हाट इज लॉ, क्यों हमको लॉ के शब्द में इतना सारा कहना पड़ रहा है, क्यों ये सारे को समझना पड़ रहा है? इसलिए कि हमारे ऊपर लागू होने वाले जो भी कानून है उसको समझने के लिए लॉ के एंटायर बैकग्राउंड को हमको समझना चाहिए। जब ये समझ लेते हैं तब ये सेशन इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। कल एक बहन ने मुझसे फोन किया और बोला, रिट्रीट का मतलब आप जानते हैं श्रीनिवासन भाई? मैंने बोला कि बताइए बहन जी, आपसे जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि रिट्रीट का मतलब ये होता है कि तन और मन हल्का रहे, रिलैक्स रहे, कोई भी प्रेशर नहीं रहे, डी प्रेशर करे, डी कंप्रेस करे, उसी को रिट्रीट बोलते हैं। ठीक है बहन जी, आपने नाम रखा है अकाउंट्स एजुकेशन रिट्रीट, तो मैंने बोला मैंने तो नहीं रखा है, बड़ों ने रखा है। बड़ों ने रखा है, फिर भी आपको तो मालूम हुआ होगा पहले से। हाँ, मालूम हुआ था। तो आप रिट्रीट में हमको रिलैक्स कराओगे या हमारी टेंशन बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाओगे? तो मैंने उनके लिए कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने बोला कि हम कोशिश करेंगे कि रिट्रीट में आपका तन और मन हल्का हो जाए। तो इसलिए पहले सत्र में ही मैं आपको ये 4 बातें बता दी कि ये जो कानूनी परिवर्तन अभी हमारे सामने है उसमें से कुछ भी चीजों के लिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है और किसी से भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और किसी से भी हम दिल शिकस्त भी नहीं होवे, और ये बहुत ईजी भी है।
और दूसरी बात, कानून की जो डेफिनेशन है उसको समझने से पहले कि परमात्मा ने ये वचन कहा हुआ है, गीता में भी है, मैं हर साधु महात्मा ऋषि मुनि अकल्याएं गणिकाएं कुब्जाएं आदि सबका उद्धार करता हूं। तो परमात्मा का ये कार्य है कि हर एक आत्मा के भाग्य को जितना हो सके उतना उदय करके चले जाए। लोग ये कानूनी परिवर्तन को देख करके चिल्लाते हैं और कहते हैं कि टू मच कंप्लायंस किल्स द स्पिरिट ऑफ चैरिटी। टू मच कंप्लायंस किल्स द स्पिरिट ऑफ चैरिटी। जो सेवा करने की, धर्मदा करने की जो स्पिरिट है उसको किल करती है ये टू मच कंप्लायंसेस। लेकिन मैं उसको सही नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हर थ्रेट के पीछे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड एवरी थ्रेट। तो अगर इसको हम थ्रेट मानेंगे तो इसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो कौन सा अपॉर्चुनिटी है कि आप सब जानते होंगे, सेंटर के बड़े बड़े बहने हैं, जोनल इंचार्जेस भी बैठे हैं, सब जोनल इंचार्जेस भी बैठे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ बहनें भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं। आप सब जानते होंगे कि सेंटर में ऐसे प्रकार के आत्माएं भी आते हैं जो तन से भी सेवा नहीं कर सकते, धन से भी सेवा नहीं कर सकते और मन से भी सेवा नहीं कर सकते, ताकि उनको अच्छा लगता है इसलिए वो सेंटर में आते जाते रहते हैं। वो किसी से भी रुचि नहीं। रिटायर्ड लोग ऐसे बहुत हैं, भाइयों में भी है, बहनों में भी है, जो पहले कर्मचारी बन करके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी प्राइवेट ऑफिस में, कंपनी में या कहीं भी जॉब करके या बिजनेस करके अभी रिटायर होकर के रहते हैं। उनके लिए डेस्क जॉब करना पसंद है। डेस्क जॉब जानते हैं आप? डेस्क जॉब क्या होती है? सीट पर बैठ करके, कंप्यूटर के सामने बैठ करके डेस्क जॉब करने की। तो उन आत्माओं का भाग्य उदय होने का सुअवसर इस कानूनी परिवर्तन ने किया है कि वो जो भी आत्माएं हैं जिनको आप सब अपने ट्रांजैक्शन के मुताबिक, जिन लोगों को आप ईमानदार, वफादार, जो फेथफुल आप समझते हैं, बाकी उन तन से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वाणी की सेवा भी नहीं कर सकते हैं, मन से भी नहीं कर सकते हैं, धन से भी नहीं कर सकते, तो ऐसी आत्माओं की सेवा उनको देख करके उनकी भाग्य उदय होने का सुअवसर इस कानूनी परिवर्तन के द्वारा हमको मिला है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे सामने कोई भी थ्रेट नहीं है। देयर इज नो थ्रेट बिफोर अस। लेकिन उसके लिए चीजों को जानने बिना ऐसे नहीं कह सकते कि थ्रेट नहीं है। तो चीजों को जानना है, तभी हम उसको संभालने के लिए क्या करना है वो हम सोच सकते हैं। तो मैंने 4th पॉइंट आपको बताया था, ये बहुत ईजी है। कैसा बहुत ईजी है, मैं सत्र की समाप्ति में बता दूंगा। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लॉ तो ये होती है कि लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट्स ह्यूमन कंडक्ट। मनुष्य की जो कंडक्ट होती है, जो बिहेवियर होती है, उसको रेगुलेट करने वाली चीज लॉ होती है। और हम सोशल व्यू पॉइंट में बताएंगे तो लॉ मीन्स जस्टिस, मोरालिटी, व्हाट इज राइट, राइटियस, ऐसे हम उसको भी लॉ बोलते हैं। और तीसरी है लेजिस्लेचर। कल आपने सुना होगा एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, प्रोविशंस, ये सारे जो भी है सब लिखत वाला कानून है, मतलब जो लिखा जाता है। Members of the Legislative Assembly and members of the Parliament join together and write some story through their secretaries, and that was discussed in the forum of both the houses of the Parliament, in the houses of the state assemblies, and उसके बाद वो अप्रूव होकर के गवर्नर के पास जाती है या प्रेसिडेंट के पास जाती है, वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो जाता है, तो उसके बाद वो कानून बन जाता है और कानून को गैजेट में पब्लिश किया जाता है। और माना जाता है कि जब द मोमेंट द कानून इज पब्लिश्ड इन द गैजेट, द मोमेंट द लॉ इज पब्लिश्ड इन द गैजेट, इट इज assumed that everyone knows this law। ये ठीक है क्या? ये ठीक है क्या? मैं जो इंग्लिश में बताया उसको हिंदी में बताऊं? ठीक है। तो दोनों हाउसेस की जो भी मेंबर्स है आपस में मिलकर के कानून बनाते हैं, या जो स्टेट असेंबलीज है वहां के मेंबर्स बैठ करके कानून बनाते हैं, तो गवर्नर के पास उसके बाद वो जाता है या प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उनका उसके ऊपर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना असेंट दे देते। असेंट मतलब अपना सहमति दे देते। जब सहमति दिया जाता है तब उस कानून को गैजेट में पब्लिश किया जाता है। गैजेट ऐसी होती है गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर, मान लीजिए ऐसी सामान्य शब्द से हम लगा सकते हैं उसको, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर पहले पुस्तक में रूप में था, अभी सर्वर्स के रूप में। सर्वर समझते हैं ना,
कंप्यूटर की सर्वर्स, बहुत बड़ा कंप्यूटर उनके पास रखा हुआ है, तो उसमें उसको अपलोड कर देते हैं। जब अपलोड किया जाता है तब ये माना जाता है कि इस देश की सभी नागरिकों को ये जो कानून में लिखा करके इस गैजेट में पब्लिश किया गया, ये बातें सबको मालूम है, ऐसे अस्यूम किया जाता है। असम्पशन जानते हैं, मान्य किया जाता है। इसलिए एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हमको कानून मालूम नहीं है, ये उससे निपटने का रास्ता नहीं है, उसके एस्केप होने की रास्ता नहीं है। तो ये डेफिनेशन ऑफ लॉ होती है। तो व्हाई डू वी नीड लॉ? हम सिविल सोसाइटी के लिए कानून की जरूरत ही क्या है? हम देखते हैं हर दिन सूर्य, पूरब ईस्ट को पूरब कहते हैं या पश्चिम कहते हैं? पूरब में हर दिन सूर्य उदय होता है, पश्चिम में हर दिन सूर्य का अस्तमन होता है, और इक्वेटर में धरती 1662 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर घूमती है। हम सबको पता पड़ता है कि इतनी स्पीड पे धरती घूमती है। अगर इक्वेटर से नीचे एक साउथ पोल में जाएंगे या ऊपर नॉर्थ पोल में जाएंगे तो ये स्पीड में घटती आपको मिलती रहेगी, मतलब उतना स्पीड नहीं रहेगा। ये सब प्रकृति की कानून है। अगर ये सब नहीं चले तो प्रकृति का जो सिस्टम है, दिन आना, रात आना, हवा आना, पानी बरसना, या बादल गरजना, या सागर से बादल को, द सन अट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम द ओशन, ओशन की जो पानी है उसको सूर्य खींच करके लेता है। ये सारी प्रकृति की कानून है। अगर ये कानून नहीं होता, हमारी जीवन इस धरती में संभव ही नहीं है। तो सिविल सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट लॉ। सिविल सोसाइटी के लिए कानून की जरूरत है। मैं साधारण सी बात बताता हूँ। इंडिया में मोटर व्हीकल्स आप सब ड्राइव करते होंगे, बहुत सारे भाई बहने ड्राइव करते हैं, कार भी ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर भी ड्राइव करते हैं। कौन से साइड में जाते हैं आप? लेफ्ट साइड में जाते हैं। अगर अमेरिका में आप जाएंगे तो कौन से साइड में ड्राइव करना पड़ेगा? राइट साइड में जाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कानून नहीं है, मान लीजिए लेफ्ट साइड में जाना जैसा कोई कानून ही नहीं है, आप जिधर चाहे वैसे चले सकते हैं। आप लेफ्ट में चाहो, बीच में जाओ, राइट में जाओ, कोई हर्जा नहीं है। आप जैसे चाहे जा सकते हैं। ऐसे कानून लिखा जाता है, मतलब कानून लिखा नहीं जाता है, ऐसा कानून किया नहीं जाता है कि लेफ्ट में ही जाना है, लेफ्ट में ही जाना है करके कोई कानून नहीं लिखा जाता है। तो हर कोई व्यक्ति अपने मन के मुताबिक कोई लेफ्ट में जाएगा, कोई बीच में जाएगा, कोई राइट में जाएगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होगा, कंफ्यूजन्स होगी, हर एक दूसरे के ऊपर इरिटेशंस आएगी। हम अभी तेजी से 140, मैंने देखा 200 पर भी चलाते हैं। आज कुछ समय पहले यमुना एक्सप्रेस हाईवे में एक एक्सीडेंट हुई थी, बड़ी एक्सीडेंट थी, और BMW Q4 सीरीज का कुछ 230 किलोमीटर पर आवर पे वो ड्राइव कर रहे थे। तो किस विश्वास से वो कर रहे हैं कि लेफ्ट में कोई लोग आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कानून है और कानून को सब फॉलो करेंगे, उसको अस्यूम करके ही हो जाते। अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ करके लेफ्ट में एक मुड़ाव में आता है, तो ये 230 पर चला रहा है या 100 पर चला रहा है, तो तुरंत गाड़ी को रोक नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसका हाल भी बिगड़ जाएगा और इसका हाल भी, केस और मृत्यु और कुछ अंगहीन सब कुछ हो सकता है। तो सिविल सोसाइटी में कानून की ज़रूरत होती है। आप सब फ्लाइट में आए हुए होंगे इस सेमिनार के लिए, अब पहले बाबा मिलन के लिए, और आगे भी जाएंगे। बहुत सारे लोग आप शिप में भी गए हुए होंगे। जब फ्लाइट ऊपर उड़ता है तब पायलट अंधा हो जाता है, आप सबको मालूम है। पायलट ड्राइव्स थ्रू ईयर्स। पायलट प्लेन को ईयर के द्वारा चलाता है, आंखों के द्वारा नहीं। आप सब मानेंगे मेरी बात को। तो नीचे से जो बताया जाता है उसको सख्त फॉलो करना है, नो कॉम्प्रोमाइज। आप 3000 फुट पर आ जाओ, हाँ जी, तुरंत आ जाते हैं। अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा? नहीं आएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे कुछ और फ्लाइट भी आते होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगी, बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी, जीव चले जाएंगे। तो कानून इसलिए जरूरी है सिविल सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। तो पहले ये बात हमको जानना चाहिए कि क्यों आप लोग कानून कानून बता करके हमको डरा रहे। ये भी प्रश्न मेरे सामने आया था।
कि आप सब कानून लिखते हैं क्या? एक ऐसा प्रश्न भी आया, मैं ललित भाई जी भी सामने बैठे हैं, उनके सामने ही बता देता हूँ कि आपके ललित भाई जी ये सारे कानून कहाँ से लिखते हैं? मैं उनको बताता होता कि ललित भाई जी कोई कानून नहीं लिखते, वो कानून में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा करके आपको सुनाते हैं, उसकी जो इफेक्ट है उसको सुनाते हैं। नहीं, आप लोग क्यों 4 मार्च को सुना है? आप पहले से किया होना। 31 फरवरी को ही निकला है वो नोटिफिकेशन, जो 10B और 10BB और ITR 7 और रूल 7 ये का जो एक्चुअल फॉर्म है वो उसी समय निकला था। रूल 17 ये तो उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया, लेकिन उसको रिपोर्टिंग करने की फॉर्मेट नहीं निकली। तो ललित भाई जी ने छूट दिया आप बहनों को कि जब तक ये रिपोर्टिंग करने की फॉर्मेट आए तब तक हम बहनों को थोड़ा खुशी से रहने की परमिशन दे देवे। तो ये उनकी मान्यता थी। लेकिन जब उनको पता चला कि 31 फरवरी को कि ये जो 10B है हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलातें लाने वाली है, फिर भी मैं बताता हूं कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है और इसमें मूंझने की भी बात नहीं है। आप सबके लिए मैन पावर ही है, बड़े बड़े CS भी बैठे हैं इधर, चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी भी है। मैं इन सबको मैं ऐसा ही समझता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है और चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी भी है। और ये 2 कानूनों के बीच में, जैसे कस्टम्स लोग खड़े रहते हैं ना, 2 कंट्रीज के बीच में, एक देश और दूसरे देश के बीच में वो कस्टम्स ऑफिसर खड़े रहते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ का माल वहाँ जाने में से उसके ऊपर जो कस्टम्स टैक्स लगाना है वो लगाते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। उस प्रकार की इस दुनिया की जो कानून है और ईश्वरीय दुनिया की जो रूपरेखा है, जो कानून है, वो सबके बीच में वो खड़े हैं। जो भी इफेक्ट आना है, मैं इस बड़ी सभा में बता देता हूँ, जो भी इफेक्ट आना है उसका पहला इफेक्ट उन 4-5 या जो भी इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी में शामिल है उनके ऊपर ये पहले आने वाला है। इसलिए आप उसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है। अगर इंजन से जैसे ब्रह्मा बाबा बताते हैं ना, वैसे इंजन को टकराने बिना बादल आपके पास नहीं आएंगे। तो आप उतने हद तक आप आराम से रह सकते हैं कि इंजन पहले जा रहा है वो देख लेगा करके। लेकिन अगर इंजन को कुछ हो जाती है तो आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो आपको भी इंजन को मदद करना चाहिए ना जी। मैं देखता हूँ रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 11:15 बजे तक भी भाई जी का मेल आता है, व्हाट्सएप आता है, टेलीग्राम आता है। मैं भी उनको फ़ोन से कहा करता हूँ, और कृष्णा भाई से भी मेरा बहुत बार इसके बारे में बात हुई है कि आप लोग पहले अच्छी रीति नींद करो। लेकिन कार्य का भार इतना है, वो नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और बहुत सारे बहनें भी, मैं समझता हूँ बहुत सारे एडिटर्स, एंजल एडिटर्स जो भी है, वो भी रात को भी उतर देते हैं। इस प्रथा को हम और ईसी करें, ऐसे ईसी करें कि हर कोई ठीक रीति रात को, जैसे दादी कहती थी 10 करो तो बस करो, 10 आया तो बस करो, वैसे करें और सुबह हम कार्य इसी से चालू कर सकते हैं। तो रात की नींद इतनी अच्छी रहनी चाहिए ताकि हमारी दिन की दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। तो आते हैं सिविल सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट लॉ। अभी नेचुरल लॉ की बात आती है। नेचुरल लॉस इज पावरफुल, हम सब जानते हैं। नेचुरल लॉ अनचेंजेबल है और प्रिडिक्टेबल है, करेक्ट जस्टिस देती है। हम कहते हैं कि अगर इस दुनिया की कानून से कोई बच जाए, ऊपर की कानून से कोई बच नहीं सकता है, कि nobody can cheat the natural law. In natural law, ignorance of law is no excuse. अगर 3 मास का एक बच्चा 5 मंजिल की एक दीवार से नीचे गिर जाता है, या 5 मंजिली एक बिल्डिंग है उसके ऊपर से गिर जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो भगवान के पास जाकर के कंप्लेन करता है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि 5वीं मंजिल से गिरने से मर जाएंगे, विदाउट नॉलेज आई हैव फॉल, तो इसलिए मुझे एक्सक्यूज करो, दोबारा मेरी जिंदगी वापस दो, मुझे उसी शरीर में दोबारा भेज दो। क्या भगवान भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। तो ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, अप्लाइज ओनली फॉर नेचुरल लॉ। मैंने डॉक्टर माइकेल का एक पुस्तक पढ़ा था जिसका नाम था जर्नी ऑफ सोल्स। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, वो किंडल वर्जन भी है। जर्नी ऑफ सोल्स में ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने हिप्नोटाइज किया। तो हिप्नोटाइज रिग्रेशन में वो बताते हैं
कि शरीर में आने से पहले कोई आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस शरीर में जाओ या उस शरीर में जाओ, या इस माता पिता को चुनो या उस माता पिता को चुनो, तो उसके बारे में बहुत सारे रिग्रेशन में बहुत सारे बताते हैं। तो उसमें वो एक ऐसी बात भी निकली, मैंने बहुत दिलचस्पी से वो बात पढ़ी थी। एक हमारी जो बहन अभी इंट्रोडक्शन दे रही थी वो भी बता रहे थे उसके बारे में, हमारी जो दिलचस्पी थी उसके बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही है उसमें कि जन्म से पहले प्रकृति के सारे नियम आत्मा को विजुअली समझाया जाता है। मतलब आप जब आते हैं इस पृथ्वी पर किसी माता के गर्भ में, किसी माता पिता के पास, उसके पहले ही आपको मालूम पड़ता है, मालूम किया जाता है आपको कि प्रकृति के नियम क्या है। वो मालूम होकर के आप उसमें आप उसका अच्छी रीति समझे नहीं, या उसको यू हैव नॉट टेक इट इन माइंड, उसके कारण आप उसको इग्नोरेंस प्लीड करते हैं, फिर गिरते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो प्रकृति के नियम हम सबको पहले से बता करके ही भेजा जाता है। तो ए नेचुरल मैन मेड लॉस के बारे में तो हम जानते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल है, समटाइम्स वेरी एम्बिगुअस। एक लॉ को फॉलो करेंगे तो दूसरे लॉ को आप वायलेट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। और ये बात है कि प्रकृति की नियम सब प्रकृति ने ही क्रिएट किया है, लेकिन मैनुअल लॉस जो भी है वो हर समय हर व्यक्ति क्रिएट करता है। आज जीएसटी आकर के लगभग 7 साल होने वाला है, 6 साल हो गए हैं, लगभग 6 साल हो गए हैं। इसमें जितने दिन है उतने से जास्ती सर्कुलर्स निकली है, उतने से जास्ती नोटिफिकेशन निकली है। जितने दिन 2000 दिन है तो 2000 से भी जास्ती नोटिफिकेशन आई है। एक नोटिफिकेशन आता है, दूसरे नोटिफिकेशन उसको रिसाइंड करता है, और तीसरे नोटिफिकेशन पहले वाले को दोबारा अमल में लाता है। इसलिए जीएसटी में आज दिन तक भी कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, कोई एक्सपर्ट्स आगे भी नहीं बन सकते हैं। कि अंधेरे नहरी चौपट राजा का एक कहानी तो आप जानते होंगे, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस नॉट एनेक्टेड बाय एनी सिंगल पर्सन, अपीलेबल, रिवर्सेबल। अगर एक आपके ऊपर एक केस किया जाता है तो नीचे वाला कोर्ट आपको दोषी मानता है, तो ऊपर वाले कोर्ट आपको निर्दोषी मानता है, और उसके ऊपर वाला कोर्ट दोबारा आपको दोषी मानता है। तो कानून इज लाइक दिस, मैन मेड कानून इज लाइक दिस। इसको स्ट्रक डाउन भी कर सकती है कोर्ट, कानून को स्ट्रक डाउन भी कर सकती है, जिसको बोलते हैं द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकते। तो आप पूछेंगे भाई संविधान क्या होती है, उसके बारे में अव्यक्त बाप दादा ने बहुत अच्छी मुरलियां चलाई है। मैं आपको मुरलियां का तारीख बता दूंगा, आप देख लीजिए। मेनी टाइम्स द मैन मेड लॉस आर मर्सीलेस, मैन मेड लॉस डू नॉट शो एनी मर्सी, इवन एन अनकॉन्शियस मिस्टेक्स इज टेकन एज अ कॉन्शियस मिस्टेक। आप अनकॉन्शियसली कोई मिस्टेक कर लेते हैं तो भी कानून उसको कॉन्शियस मिस्टेक ही मानती है। माफी की कोई जगह कानून में नहीं है, इस दुनिया की कानून में देयर इज नो मर्सी। आवर सीजे हैज सेड वन थिंग, डोंट एक्सपेक्ट फेयरनेस फ्रॉम द लॉ। ये शब्द उनका है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। हमारा अभी का प्रेजेंट सीजे जो है, डोंट एक्सपेक्ट फेयरनेस फ्रॉम लॉ। सो the man-made laws are complex and very hard to follow. ठीक है, तो अभी ऐसा समय है कि महाभारत में आप सब जानते हैं कि 13 साल की वनवास से और 1 साल के अज्ञातवास से, तो उसके बाद क्या है, पांडवों को अपनी राजधानी मिली। हम अभी उस समय के नजदीक है। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से कोई ऐसे नहीं कहे है, जो भी कानूनी परिवर्तन इस 20 साल में हमने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान, उसको देख करके हम समझ रहे हैं कि अभी ऐसा समय है कि बहुत जल्दी हम दुनिया के सामने प्रख्यात होने वाले हैं। तो ये इनकॉग्निटो पीरियड है, अर्थात अज्ञानवास का काल है। इसलिए हमको जो भी अभी कानून के रूप में बताया जा रहा है उसको पहले हम समझे। कि एक प्रश्न मेरे आगे ये भी निकला था कि हम बहनों को क्यों आप सता रहे हो, ये कानून सुनो, पढ़ो, ये ज्ञान सभा ज्वाइन करो, क्यों सता रहे? जो अकाउंट्स लिखने वाले भाई है, जो एआरपी से केवल वो जावे, वो सुने, वो करे, हमको क्या पड़ी है इसको सुनने में? मैं आपको, आप सबको ये इस बात का उत्तर दे रहा हूं कि देखो बहन जी, देखो भाई जी, भले अकाउंट्स लिखने वाले को ये बातें डिटेल में जानने की आवश्यकता है, लेकिन आप तो पॉलिसी हेड है, आप तो डिसीजन मेकर है। आपका डिसीजन को वो कुछ नहीं कर सकता है, जो एआरपी है वो कुछ नहीं कर सकता है। आप पॉलिसी हेड होने के कारण, डिसीजन मेकर होने के कारण
जो सही है, जो गलत है, जो करना है, जो नहीं करना है, जो यज्ञ की तरफ से आपको बताया जा रहा है, उस क्यों बताया जा रहा है, उसको जानने का पूरा हक है आपको। आप जान लीजिए। ललित भाई जी और उनका टीम ऐसा ही है कि आप कितने बार भी उसी प्रश्न को दोबारा दोबारा पूछो, मैं दोबारा दोबारा आपको उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ऐसा तैयार नहीं हूं, लेकिन ललित भाई जी ऐसा तैयार है कि दोबारा दोबारा भी कितने बार भी पूछेंगे तो भी दे सकते। तो अव्यक्त बाप दादा ने कानून के बारे में, सिस्टम्स के बारे में क्या बताया है, ये 3 मई 1972 का है। मैं रेड वाला ही पढ़ता हूं, आप सिर्फ तारीख लिख करके आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा भी कानून के बारे में बहुत सारे ऐसी बातें कही है, सिस्टम्स के बारे में कही है, जो बहुत जानना जरूरी है। जब तक ला और लव दोनों ही समान नहीं हुए, तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते हैं। ये कानून दोनों प्रकार की कानून है। अपनी खुद को संभालने की जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो कानून है, वो भी कानून है, और आपस में जो ट्रांसैक्शंस है वो भी कानून है, और दुनियावी ट्रांसैक्शन जो धन के द्वारा किया जाता है वो भी कानून है। वो दोनों सब समान नहीं हुए तब सब कार्य में सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। लाफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न सिर्फ दूसरों के लिए लाफुल बनना पड़ता है। जो ऑडिटर्स बैठे हैं वो सोचेंगे कि हमारे सेंटर की अकाउंट्स कैसे भी रहे, हम उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम खुद ऑडिटर्स है, और दूसरे ऑडिटर्स को बताएंगे कि मैं भी एक ऑडिटर हूँ, इसको चला दो भाई, इसको चला दो, ये हमारी सेंटर है, चला दो। ऐसा नहीं है। लाफुल खुद के लिए भी बनना पड़ता है और दूसरों के लिए भी बनना पड़ता है। जो स्वयं प्रति लाफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लाफुल बन सकता है। बाकी सारे आप पढ़ लीजिए। ये और है लॉ ब्रेकर, जो लॉ ब्रेकर होगा वो नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। ईश्वरीय कानून भी होती है। ईश्वरीय कानून क्या होती है? शिव बाबा ने पहले हम सबके लिए श्रीमत बताए हुए हैं, फिर यज्ञ के वरिष्ठ दादियों ने भी श्रीमत बताई हुई है कैसे संभालना है। टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उसमें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, और यज्ञ की बहुमति से, बड़ों की सहमति से अभी दुनिया में जो भी कानून की परिवर्तन हो रही है उसके मुताबिक अपने को हम एडजस्ट कैसे करें, वो बातें भी यज्ञ की सहमति से, बहुमति से निकल करके आती है। वो भी एक प्रकार का कानून ही है। भले उसका कानूनी फोर्स नहीं दिखाते हैं, परिवार के रूप में बताते हैं, फिर भी वो भी एक कानून है। क्योंकि जो लॉ ब्रेकर होता है वो नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। तो आप पूछेंगे कि हमको अपने मर्जी से काम करने दो, आप क्यों हमारे ऊपर आकर के इतना प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। एक ऐसा प्रश्न भी मेरे सामने एक बहन ने रखा। हम जूते खरीदने के लिए जूते की दुकान में जाते हैं तो हमारे पैर का साइज 7 नंबर का है, और लेकिन वहाँ तो 6 नंबर वाला ही जूता मिलता है। तो वो जूता वाला बोलता है कि आप क्यों नहीं अपने पैर को थोड़ा काट कर लो, ताकि ये 6 वाला साइज का जो जूता है वो आप पहन पाएंगे और उसके ऊपर चल पाएंगे। तो उसी प्रकार की स्थिति हमारे लिए आप खड़ा करते हो। ऐसे बहनों का कंप्लेंट है कि हमको अपने मुताबिक 6 नंबर का जूता चाहिए, आप 6 नंबर का लेने नहीं देते हो। बोलते हैं कि बाजार में 6 नंबर का मिलता नहीं है, 5 नंबर का ही मिलता है, आप 5 नंबर वाला से एडजस्ट कर लो। ऐसा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो भी अगर हो सके तो इस सेशन में, नहीं तो शाम के जो भी सेशन है उसमें भी हम उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो जो लॉ ब्रेकर होगा वो नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा, और पीस मेकर, न्यू ओल्ड मेकर भी नहीं बन सकेगा। यह व्यक्त महावाक्य है, हमारा लिखत नहीं है। आप चाहेंगे तो वो तारीख भी मैंने लिखा हुआ है, अभी भी आप किसी भी माध्यम, आपके मोबाइल से भी आप देख सकते हैं कि और भी है। ये मैं स्किप करता हूँ, ये भी मैं स्किप करता हूँ। बाबा ने इसमें एक अच्छी बात बताई कि मेकर, चेकर और रूलर। जो लॉ मेकर है वो लॉ को चेक भी करेगा और वही रूल भी करेगा। बहुत गुह्य मुरली है, आप पढ़ करके हम सबको इसके बारे में एनलाइटन करना, ताकि आप सब मुरली के मास्टर्स है तो आप हमको समझाइए इसके बारे में। जैसे मैं और क्लासेस में बता रहता था कि मुझे ये प्रोविजन के बारे में मालूम नहीं है, अगर आपको पता पड़े तो मुझे मेरे ईमेल पर उसका आप व्याख्यान दे दीजिए। उसी प्रकार ये मुरली का भी व्याख्यान आप किसी में भी जो इतना रुचि रखते हैं वो आप पढ़ करके हमको आप ले लीजिए उसका क्लास। और ये वाला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 29/5/1970 का अव्यक्त बाप दादा का मुरली है। इसका हिंदी वर्जन मुझे नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला, अंग्रेजी में मिला। तो बाबा ने उसमें एक बात कहा, Until now, if you catch hold of one thing, you let go of another. अगर एक चीज को पकड़ लेते हो तो दूसरी चीज को छोड़ देते हो। वो 2 चीज बाबा ने उसमें बताया है कि एक है सिस्टम्स और दूसरा है लॉ।
अगर ला को पकड़ते हैं तो सिस्टम को छोड़ देते हैं, या सिस्टम को पकड़ते हैं तो ला को छोड़ देते हैं। जब दोनों चीजों को एक साथ पकड़ करके चलते हैं तब गारलैंड आपके गले के ऊपर, सफलता का जो हार है आपके गले के ऊपर पड़ जाएगा। तो ये अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा चर्चा करके हम सबको क्लास लेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। तो अभी आते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट के बारे में कल काफ़ी ललित भाई जी ने बताया है, लेकिन साफ शब्दों में मैं बता देता हूँ, समय की सीमा को भी देख करके, कि ट्रस्ट वो होती है, एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट रखता है उसको ही ट्रस्ट बोला जाता है। ये जो ट्रस्ट की कॉन्सेप्ट है इट इज़ बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ से इसको बोरो किया गया, मतलब उनसे ये पॉइंट को लिया गया। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम श्री राम है और एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसके बाद कारखाने हैं, बसेस है, गाड़ी है, बहुत सारे नौकर्स है, बहुत सारे प्रॉपर्टियाज हैं, मिलकत है, बैंक डिपॉजिट्स है, ज्वेलरी है, बहुत सारे हैं, और एंग भी है, और उसका पत्नी है। श्री राम का पत्नी का नाम क्या होता है बहन जी? सीता देवी। श्री राम का पत्नी का नाम हमेशा सीता देवी होती है। तो उनके दो बेटे हैं, एक लव और एक कुश है। तो एक दिन अचानक उसको कुछ तबीयत में खराब लगी। वो श्री राम के पास एक बहुत बड़ा अच्छा मैनेजर था, उस मैनेजर का नाम बता दिए आपने भी, हनुमान था। वो वफादार मैनेजर था। तो श्री राम को कुछ दिक्कत सा लगा, एक डॉक्टर के पास गया। नहीं, आप अभी नहीं पूछना कि रामायण में डॉक्टर का नाम नहीं लिखा है, वो कौन से डॉक्टर के पास गया, वो अभी नहीं पूछना। तो श्री राम को कुछ दर्द सा लगा तो जाकर के एक डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बोला कि आपकी MRI करनी है और कुछ पेट स्कैन करनी है। तो पेट स्कैन किया तो पता चला उसको कुछ मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, ट्यूमर है। तो बताया कि 6 मास में आप मर जाएंगे। श्री राम को बताया गया, डॉक्टर ने बताया था कि 6 मास में आप मर जाएंगे। लेकिन श्री राम के पास बहुत सारे कारखाने हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिजनेस है, एफडीज है, ज्वेलरीज है, 2 छोटे बच्चे हैं, और बीवी भी इतना पढ़ी लिखी नहीं है। वो रामायण वाला सीता छोड़ दीजिए, ये हमारी उदाहरण की जो सीता है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इतनी बिजनेस संभालने वाली भी नहीं है। तो उसको थोड़ा सा डर लगा कि अगर 6 महीने में मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देख रेख करेगा। तो उसने हनुमान जी को, अपने मैनेजर को बोला कि देखो हनुमान, तुम मेरे ट्रस्टेड मैनेजर रहे हो आज दिन तक, बहुत समय से आपका मदद मैंने लिया है, आप वफादार भी है और ट्रस्टेड भी है। देखो ये मेरे कारखाने हैं, ये मेरे एफडीज हैं, ये मेरे बिजनेस है, ये मेरे प्रॉपर्टीज है, ये सारे को आप संभालना। जब तक मेरे 2 यंग बच्चे लव और कुश पढ़ करके तैयार हो करके जो ये सारी बिजनेस को संभालने जैसे लायक काबिल जब तक न बने तब तक आप इसको संभालना। ये ट्रस्ट में आपके ऊपर रखता हूँ। Here Sri Ram is the settler, Hanuman is the trustee, Sita and Lavakusha are the beneficiaries. अब बात समझ में आ गई क्लियर? सेटलर कौन है? श्री राम जी है। और ट्रस्टी कौन है? वन हु इज ट्रस्टेड, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है उसको ट्रस्टी बोलते हैं। तो हनुमान के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है तो वो ट्रस्टी है। और ट्रस्टी वो बिजनेस को संभालेगा, अच्छी रीति संभाले, जैसे मालिक संभालता है वैसे ही संभालेगा। अगर कोई व्यक्ति काम पर समय पर नहीं आता है तो उसको डांटेगा, क्यों समय पर नहीं आते हो, क्यों ऐसे करते हो। अगर कोई चीटिंग करता है उसके ऊपर केस भी करेगा, कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन सारी प्रॉपर्टी किसका है? उसका तो नहीं है, वो तो ट्रस्टी है। क्यों ट्रस्टी है? श्री राम ने उसके ऊपर ट्रस्ट रखा है, उसको विश्वास किया है। तो विश्वास करके अपनी सारी जायदाद उनके हवाले करके इसको संभालो, मेरे बच्चे को दे दो करके उन्होंने शरीर छोड़ देते। तो ये होती है ट्रस्ट। तो ये 2 प्रकार की ट्रस्ट कल भाई जी ने भी बता रहे थे कि ओरल ट्रस्ट और रिटर्न ट्रस्ट, तो उसके बारे में मैं नहीं जाता हूँ। एक होती है प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट वो होती है जैसे अभी श्री राम की कहानी है, वो प्राइवेट ट्रस्ट है। उसमें सेटलर, बेनिफिशियरीज, ट्रस्टीज तीनों प्राइवेट आइडेंटिफाइड पार्टीज है, मतलब उनका नाम और एड्रेस सब कुछ पता है। लेकिन पब्लिक ट्रस्ट क्या होती है? उसमें सेटलर का तो पता रहता है और ट्रस्टीज का भी पता रहता है, लेकिन बेनिफिशियरीज का पता नहीं रहता है। बेनिफिशियरी कहाँ के है? अनआइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी,
मान लीजिए हमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट है, या प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, या जो भी दुनिया में जो भी ट्रस्ट्स है, उसमें जो भी पब्लिक ट्रस्ट है, उसमें सेटलर का मालूम रहता है। हमारा सेटलर कौन है WRST का? कल भाई जी ने बता रहे थे। सेटलर कौन थे? रमेश नानालाल शाह जी। और ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी भी वही थे। और उसके बाद जो भी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ दादियों भी मैनेजिंग ट्रस्टी रहे हुए हैं। अभी ललित भाई जी भी ट्रस्टी है। तो ये सारे ट्रस्टीज है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। और ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के लिए दिया जाता है उसको कार्पस बोलते हैं। और कार्पस का दूसरा भी अर्थ है, वो मैं नहीं लूंगा, अभी जो आगे वाले हैं वो लेंगे उसके बारे में। तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज आर नॉट आइडेंटिफाइड पर्सन, वो एक पहचान किया हुआ व्यक्ति नहीं है। तो इंडिया में चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट जो पब्लिक है उसके क्या क्या लॉ अफेक्ट करती है? पहला इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो होती है ये अंग्रेजी सरकार के समय से निकल चुका था। ये कानून सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट के लिए है, पब्लिक ट्रस्ट के लिए ये अमल में नहीं है। इसलिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बारे में हमको वरी करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 में जो भी अंग्रेजी कानून के समय ही था, तो उसके आधार पर ही बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट 1950 वाला बना। और हर स्टेट में मैं मानता हूं, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके पूरे भारत में हर स्टेट अपने लिए एक ट्रस्ट एक्ट रखती है। दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 1920 एक्ट। दिस इज सेंट्रल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट एक्ट किया जाता है। बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट जब किए थे 1915 में, उस समय महाराष्ट्र स्टेट सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं था, उसके आगे भी था, गुजरात का कुछ पोर्शन भी था। तो इसलिए गुजरात में भी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट का इफेक्ट हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस भी आए। एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्सेशन लॉस जो भी ट्रस्ट के ऊपर या पब्लिक चैरिटेबल या पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट करने वाली है, वो है एक इनकम टैक्स एक्ट जिसके बारे में हम लंबी चर्चा करने वाले हैं। और CGST एक्ट और SGST और UTGST एक्ट हर स्टेट में होती है। फीमा होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंजेस होती है उसको अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलेंगे? विदेशी मुद्रा को मैनेज करने की एक एक्ट होती है, उसमें भी इफेक्ट है हमारे ऊपर। और FCRA, काश आप सब FCRA के बारे में जानते होंगे, आपके सेंटर के भाई बहने विदेश में रहते हुए होंगे, वहाँ से कोई दूसरे सिटीजन से वहाँ के पासपोर्ट उन्होंने लिए हुए होंगे और वहाँ से आपको मदद भेजने वाले होंगे, तो वहाँ आपको FCRA एक्ट का इफेक्ट होता है। और खास करके ये अभी देखने में मिलता है कि PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट। आप आदरणीय रमेश भाई जी की एक पुस्तक है पवित्र धन, मैं समझता हूँ उसका नाम पवित्र धन है। आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि दुनिया में 3 प्रकार की धन है। 3 प्रकार की धन है। एक होती है व्हाइट मनी, आप सब जानते हैं व्हाइट मनी क्या है। दूसरा होता है ब्लैक मनी, वो भी आप सब जानते होंगे ब्लैक मनी क्या है। और तीसरा होता है रेड मनी। रेड मनी क्या होती है तो वो भी हम जानेंगे। तो और बिनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी एक लॉ है, वो बहुत 2017 में उसका अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन 1988 में उसका पहला निकला था। और इंडियन पीनल कोड का भी कुछ काफ़ी ऐसे प्रोविजंस है जो हमारे ऊपर असर करेगी। और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसे टाउन प्लानिंग लॉस होती है, अगर किसी जगह आपको बिल्डिंग खड़ा करना है तो वहाँ की जो प्लानिंग अथॉरिटी है उनसे परमिशन लिए बिना, उनकी मैप ड्राइंग वगैरह उनको दे करके उनके परमिशन लिए बिना आप भवन निर्माण करते हैं तो भवन को तोड़ने के लिए आ जाते हैं या नोटिस भेज देते हैं या भवन को बंद करके रख लेते हैं। वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्या होती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्या होती है, मैं समझता हूँ कि 10:30 के पहले मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, फिर भी कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं पूरा करता हूँ। बाकी जो रह जाता है तो हम शाम के भी समय में भी डिस्कशन कर सकते हैं कि रिलीजियस एक्टिविटी और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होती है। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। आप एक गुरुद्वारा में बैठे हैं या चर्च में बैठे हैं या मास्क में बैठे हैं या कोई मंदिर में बैठे, वहाँ एक गुरु आपके सामने खड़ा होकर के आपको लेक्चर दे रहा है या बता रहा है, रिलीजियस पॉइंट बता रहा है कि बाइबल में इतनेवां सा स्लोगन में ये बताया जाता है कि दुखियों पर रहम करो, जो पुअर पीपल है उनको मदद करो, ये बताया जाता है। उसको जब सुनते हैं, वो जो एक्टिविटी है बोलना और सुनना, उस एक्टिविटी को हम रिलीजियस एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, सही है? आप में से बहुत लोगों को नींद आ गई, ठीक है।
तो उसको रिलीजियस एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन जब वो गुरुद्वारा से या मंदिर से, चर्च से बाहर निकलते हैं, वहाँ कुछ भिखारी लोग बैठे रहते हैं अपना ताली लेकर के, वो आपसे मांगते हैं कि आप कुछ पैसा दे दो, कुछ मदद करो, मैंने 3 दिन का खाया नहीं पिया नहीं, अगर आप देंगे तो मैं चाय पी लूँगा, कुछ ब्रेड खा लूँगा, कुछ खा लूँगा, नाश्ता कर लूँगा, तो आप देते हैं। तो वो एक्टिविटी क्या होती है? चैरिटेबल होती है। लेकिन एक्टिविटी तो सेम ही है। अगर मंदिर के अंदर करते हैं तो वो रिलीजियस रहती है, उसके ऊपर श्रवण होती है, तो what you hear becomes religious and what you do becomes charity. There is always a silver line only between religion and charity. What constitutes religion and what constitutes charity is a mild line. वो माइल्ड लाइन के आगे आप चले जाएंगे तो वो चैरिटी माना जाएगा, यहाँ आ जाएंगे तो रिलीजियस माना जाएगा। तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए बहुत आसानी बात यह है, ये बहुत अच्छी बात भी है कि अभी तक भारतीय संविधान में या किसी भी कानून में रिलीजियन शब्द का मतलब बताया नहीं गया है। रिलीजन माना क्या है? कुछ भी मान्यता रिलीजियस बिलीफ हो सकती है। एक व्यक्ति था, दर्जी के पास गया था, अपना नया शर्ट सिलवाई करके ले आ रहा था। तो कुछ लोगों का मान्यता है कि नया शर्ट्स या पैंट्स जब सिलवाई किया जाती है तो हल्दी का जो पाउडर है ना, हल्दी का जो पाउडर, टर्मरिक पाउडर, उसमें से थोड़ा पानी डाल करके उसमें ऐसे ऐसे घूम करके वो शर्ट के पीछे में या कॉलर में वो लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे कि ये शुभ हो। हल्दी का वो तमिल अर्थ होता है मंगलम, गुडनेस। तो ये रखने से गुडनेस आ जाएगी, अच्छाई हो जाएगी करके वो डालते। वो डाल करके हाथ में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, जो पानी में मिला हुआ पाउडर हाथ में था, वो कहाँ उसको हाथ को खाली करना है, उसके पास कुछ नहीं मिल रहा था। सामने से एक पेड़ खड़ा था, एक नीम का पेड़ खड़ा था। जा करके अपना हाथ उसमें, उसको क्या बोलेंगे, हाँ, पोंछ लिया। तो ये ऐसे वैसे करके पोंछ लिया। तो हाथ में बहुत बड़ा पाउडर था, बहुत बड़ी मात्रा में था, तो इसलिए वो इट बिकम येलोइश। दूसरे व्यक्ति वहाँ से आ रहा था, उसका थोड़ा सा एक कपड़ा भीग गया था, उसको सुलाने के लिए वो जहाज ढूंढ रहा था। उसने सोचा ये पेड़ अच्छा जा है, तो वहाँ सुला करके किसी फोन आया, चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, तो ये पेड़ के ऊपर टर्मरिक लगा हुआ है और एक भीगा हुआ कपड़ा भी है, जरूर ये कुछ भगवान की मूर्ति ही होगी, हम इसके ऊपर एक छत लगा देंगे। तो छत लगा देते, तो और उंडी रखी जाती है और दीवा आरती किया जाता है और लोग वहां आकर के घूमने लगते हैं, वो मंदिर बन जाता है। इसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं? क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि कानून में, किसी भी संविधान में या किसी भी कानून में व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रिलीजन का डिफिनेशन नहीं दिया गया है। एनी बिलीफ कैन बी ए रिलीजियस बिलीफ। यू कंसिडर गॉड मून एज अ गॉड, you consider sun as a god, you consider anything as a god, that is not a problem. तो ये डिफाइन नहीं हुआ है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन चैरिटी क्या है, वो इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स चैरिटी? सेक्शन 215 इनकम टैक्स एक्ट ने व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स चैरिटी के लिए डेफिनेशन दिया है कि रिलीफ टू पुअर इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। जो क्या है, बेगर्स या उसको पुअर को, गरीब, जो गरीब है उनके लिए आप कुछ रिलीफ देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ कपड़ा खिलाते, कुछ खाने के लिए खिलाते हैं, कुछ कपड़ा ला करके देते हैं, या फेमाइन कैलामिटीज में जो अफेक्ट हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके लिए आप कुछ करते हैं, तो रिलीफ टू पुअर में माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने का इच्छा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके माँ बाप के पास भी पैसा नहीं है, तो आप उसकी एजुकेशन की कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, तो एजुकेशनल रिलीफ इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर किसी व्यक्ति कुछ गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसके पास उसको इलाज करने की पैसा नहीं है, आप उसके लिए इलाज के लिए पैसा देते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेडिकल रिलीफ, एंड मेडिकल रिलीफ इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। And our honorable Prime Minister has inserted this definition with the term yoga. The yoga was inserted with effect from 1/6/2016. आप सब जानते होंगे कि सर्वदेशीय योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे, जून 21 को सेलिब्रेट करते हैं 2016 से। तो उस तारीख के पहले 20 दिन पहले से वो भी इंसर्ट हो गया। योगा का मतलब भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो हम रख सकते हैं कि जो हमारी बाबा के साथ योग लगते हैं उसको भी योगा में शामिल किया ही
हम मान सकते हैं। तो योगा इज एक्ट ऑफ चैरिटी। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वाटरशेड्स एंड एनवायरमेंट्स, जो प्रकृति की संरक्षण करनी चाहते हैं, जो वाटर बॉडीज को पोल्यूट होने से बचाने की जो कोशिश करते हैं, वो भी चैरिटी माना जाता है। और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी एक रेजिडुअल क्लास है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट में इसकी जो डेफिनेशन है हम शाम की क्लास में हम सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा है अभी, इसलिए मैं स्किप करता हूँ। तो व्हाट इज एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन, कल भी ललित भाई जी ने बोल रहे थे कि एग्जम्पशन फ्रॉम चैरिटी का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जिसको भी इनकम आता है उसको टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपको टैक्स नहीं भरना है तो आप चैरिटी का काम करते हैं। समय तो बीत चुका है, फिर भी मैं आगे 1-2 मिनट लूँगा। बाकी जो रहा हुआ है वो शाम के समय में हम जीएसटी के साथ में उसको भी हम सुनेंगे। तो ये बात मैंने आपको बताया था कि इजी है, ये जो सारी कंप्लायंसेस इजी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कैसे इजी है वो मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात, जो एग्जम्पशन अगर हम नहीं ले हुए तो उसका क्या इफेक्ट है, वो दोनों को 2 मिनट में बता करके आज का सेशन पूरा कर देता हूँ सुबह का, ताकि अन्य स्पीकर्स का भी जो व्यवस्थित टाइम है उसमें मैं आई विल नॉट स्टैंड हिंड्रेंस बिफोर देम। तो पहली बात ये है, ये मेरा नम्र सुझाव भी है कि आप सब जोन्स के हेड्स भी बैठे हैं, सब जोनल हेड्स भी बैठे हैं,
बहुत वरिष्ठ भाई बहनें बैठे हैं, आबू के भी बैठे हैं और हमारे ऑडिटर्स भी बैठे हैं, कि अभी जो परिवर्तन आया है उसको संभालने के लिए हमको एक्सक्लूसिव फुल टाइम हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हर स्टेट में या हर जोन में आप ऐसे 10 या 20 व्यक्ति को, जो धन से भी सेवा नहीं कर सकते हैं, तन से भी नहीं कर सकते हैं, मन से भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेस्क जॉब कर सकते हैं और आपकी विश्वसनीय है, पहली बात वो है, आपकी कॉन्फिडेंशियल है और ट्रस्ट वर्ती है, जो कुछ समझ सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। कंप्यूटर चलाना आसान बात है। अगर आप में से किसी को मोबाइल में से व्हाट्सएप में मैसेज, वॉइस मैसेज भेजना किसी को नहीं आता है, आप हाथ खड़ा करें। किसको नहीं आता है वो हाथ खड़ा करें। मैं मान लूं आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप में से जिस किसी को भी व्हाट्सएप चलाना आता है वो सब कार्य कर सकते हैं। ये जो कानूनी परिवर्तन है, कनेक्ट ऑन में जो भी आने वाला है वो सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप साइकिल चलाना जान सकते हो तो आप रॉकेट चलाना भी जान सकते हैं। इट इज योर इनर कैपेसिटी, इट कैन बी एक्सप्लोर्ड विथ नीड्स ट्रेनिंग। तो इसलिए आप अपने स्टेट में, जोन में ऐसी 10-20 लोगों का एक फुल टाइम सेवादारी के रूप में, जहां हमारा अपना मकान है, जहां बाबा का खुद का घर है, चाहे किसी भी ट्रस्ट के नाम पर हो या सोसाइटी के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, वहाँ आप ऐसे 20 लोगों का, जोन के हिसाब से कितने सेंटर्स है उसके हिसाब से एक ऐसा फुल टाइम टीम बनाइए। जैसे प्राइवेट कंपनी वाले बनाते हैं, हर स्टेट में उनका अकाउंटिंग ऑफिस रहता है, रीजनल हेड्स बोलते हैं उसको, रीजनल अकाउंटिंग हब्स बोलते हैं। तो उस प्रकार का आप बनाइए। उसमें से 10 लोगों का, ये मेरा नम्र सुझाव है, लेकिन ललित भाई जी और बड़ों मिल करके इसके ऊपर राय करके, आप सबके साथ भी राय करके उसके लिए सुझाव निकलेंगे कि 10 लोगों का काम होगा कि पूरे स्टेट के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे सेंटर्स का अकाउंटिंग और वाउचर अटैचमेंट अगले महीने की 5 तारीख तक पूरा हो जाए। उसकी जिम्मेवारी वो 10 लोग लेंगे। वो खुद नहीं करेंगे, वो बहनों से करवाएंगे, या जहाँ जहाँ डिफिकल्टी है वहाँ सपोर्ट देंगे, एनी डेस्क के द्वारा देंगे, कुछ भी देंगे। और दूसरे 10 ऐसे होंगे जो बेसिक ऑडिट फंक्शंस, जो अभी आबू में से अभी ऑनलाइन होता है 3 साल से, 21 से 3 साल से अभी ऑनलाइन में चल रहा है, तो उसका वो स्टेट लेवल पर पहले करे। उसका मास्टर चेकिंग जो होती है वो आबू से या आबू से नियुक्त किया जाने वाले जो भी ऑडिटर्स है वो कहाँ भी बैठ करके उसको करेंगे। तो मैं मानता हूँ लंबे समय तक हम जीएसटी में रजिस्टर किए बिना रह नहीं सकते। ऐसा समय आएगा हमको जीएसटी में रजिस्टर होना ही पड़ेगा। अभी ऐसा ही माहौल है, तो उसके लिए हम पहले से तैयार होना है। तो पहले हम ऐसे रख सकते हैं कि 1 से 30 तारीख तक की जो भी एंट्री हर वीक में करे, वीकेंड में करे, कैसे भी करके अगले महीने 5 तारीख तक सारी एंट्री कर दे और उसका वाउचर बिल अटैच कर दे। और 6 तारीख से ऑडिट शुरू हो जाए स्टेट में ही, और 6 तारीख से उस महीने के लास्ट तारीख तक ऑडिट पूरा हो जाए, और उसमें जो जो भी गलतियां निकलती है वहाँ ही उनको समझा करके फ़ोन के द्वारा, एनी डेस्क के द्वारा या कोई भी करके, जो भी टीडीएस काटना है नहीं काटना है, या भेजना है नहीं भेजना है, मैचिंग करना है, जो भी है वो सारे के सारे 1 महीने का दूसरे महीने के 23 तारीख तक, 30 तारीख तक पूरा हो जाए। और इसी साइकिल को हम प्रचारू रूप में रखेंगे तो हम सब इसमें से बहुत ईजी कंफर्टेबल बाहर आ सकते हैं। मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि उस आत्माओं का भी भाग्य जगने वाला है, उदय होने वाला है। उनकी भाग्य खोलने के लिए ये थ्रेट है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, दिस थ्रेट इज एन अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। तो आप ऐसे ट्रस्टवर्थी लोगों का आप चुनिए, पहले आपस में राय सलाह कीजिए, बड़ों के साथ भी मीटिंग कीजिए और हमारे ऑडिटर्स के साथ भी मीटिंग कीजिए, और उसके बाद ये 20 लोगों का एक झुंड बनाइए, वो फुल टाइम रहे 9 से 6। इससे क्या हो जाएगा, आप सबका समय भी बच जाएगा। आप लोग को जो भी प्रश्न है वो लोकली, वो जो 20 लोग हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि हेडक्वार्टर्स की तरफ से कुछ अच्छी ट्रेनिंग, काश 1 सप्ताह की ट्रेनिंग या 10 दिन की ट्रेनिंग आबू में हो या ओआरसी में हो या शांति सरोवर में हो या जहां भी पॉसिबल है वहां भी हो, जितने भी हो, ऑनलाइन के द्वारा
मैं समझता हूँ पहले कुछ समय के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग अच्छा रहेगा, तो ऑफलाइन विथ लैपटॉप वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ पहले उसको बताया जाए, कुछ 10 दिन का, 5 दिन का, पहले 3 दिन का भी रख सकते हैं। पहले आप उन लोगों को चुनिए और उनका ट्रेनिंग कीजिए। बाकी आप सब ये लॉ की पॉइंट्स को, प्रोविजंस को जान लीजिए, ताकि आप अपना डिसीजन जो लेते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन तो आप ही लेते हैं, तो ये घर खरीदना है या ये गाड़ी खरीदनी है या नहीं करनी है, इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम चलाना है या डेली लेबर के द्वारा चलाना है, ये डिसीजन तो आप ही लेते, वो ARPs नहीं लेते। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको ये जानना है। बाकी एग्जीक्यूशन के लिए आप इस प्रकार का झुंड बना करके हर स्टेट में एक ऑफिस खोल देंगे, तो जैसे इन्फोसिस 7 तारीख तक अपना बैलेंस शीट ऑडिट करके निकलता है, कल ललित भाई जी बता रहे थे कि टाटा स्टील या यूनिलीवर मई महीने में ही उसका पूरा कर देती है, उसी प्रकार हम भी कर पाएंगे। दिस इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल। ये थ्रेट नहीं है, ये चैलेंज है, और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं तभी हमारी उन्नति होती है। देख लीजिए, जहां भी रेसिस्टेंस नहीं होती है वहां प्रगति नहीं होती है। आप अगर पानी की होस पाइप लेकर के आपके गार्डन में पानी लगाने जाते हैं, तो जितना आप उस द्वार को अपने हाथ से बंद करते हैं उतना पानी का फोर्स ज्यादा आता है, दूर दूर तक जाकर पानी गिरता है। तो वो पानी दूर दूर तक गिरने के पीछे क्या है? आपका रेसिस्टेंस है। तो जितना रेसिस्टेंस बढ़ता है उतना आपकी ताकत भी बढ़ेगी। और पहले से मैं बता चुका हूं कि आप सबके पास ये 5 ही शक्तियां हैं, मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर, मसल पावर और पॉलिटिकल पावर। और साथ में आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सब ट्रस्टी है, हम सब ट्रस्टी है। तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हमारा जो नए विश्व आएगा, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक्स उसमें होगी। हमारे रमेश भाई शाह ने नई न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी लिखे हैं, पवित्र धुन के पुस्तक में, आप भी जा करके उसको पढ़ लेना। उसके बारे में भी अगर हो सके तो शाम की सेशन में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात थी, अगर हम एग्जम्पशन नहीं लेंगे क्या होगा? अगर एग्जम्पशन नहीं लेंगे तो सिर्फ 30% का टैक्स नहीं है। अगर एग्जम्प्टेड नहीं है तो सीधा GST एक्ट आपके ऊपर लागू होगी, क्योंकि ओनली 12 एग्जम्प्टेड एंटिटीज को ही GST से माफ है। अगर 12 एग्जम्पशन नहीं है, सीधा टैक्स पे करेंगे। ऐसा क्या? ऐसे उससे चले जाएगा क्यों? ये सारे झंझट, हम पैसा दे देंगे, 30% तो चलता है, चलने दो। ऐसा नहीं है, 30% नहीं है भाई जी, नहीं है भाई जी। 53 से ज्यादा पड़ेगा, 53 तक आ जाएगा, 35 + 18 आ जाएगा GST में। और उसके बाद GST का जो भी रिवर्स चार्ज प्रोविजन है, उसमें खर्चे के ऊपर भी रिवर्स चार्ज में करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स तब भी रखना पड़ेगा। एग्जम्पशन ना चाहने पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रखने से जरूरत नहीं तो बिजनेस वाले क्यों डॉक्यूमेंट्स रखते? वो कम कंप्लेंट्स होगी, लेकिन रखना पड़े। जब रखना ही पड़ता है तो क्यों टैक्स पे करके रखे, हम उसको एंजॉय करें। बात तो सही है ना? तो इसके बारे में भी हम लंबी चर्चा करेंगे। तो आप सबको सहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस सेशन का हम क्लोजर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक्स CA श्रीनिवासन भाई जी का। बहुत सिंपल शब्दों में उन्होंने हमें समझाया ट्रस्ट क्या होता है, रिलीजियस एक्टिविटी क्या होती है, स्टोरीज के माध्यम से समझाया तो और भी सिंपल लगा। तो मुझे लगता है सभी बहनें अभी बिजी में से इजी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन ललित भाई जी का है, जो कॉर्पस डोनेशन पे होगा।